नमस्कार, मैं सुमिन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम उत्तर आधुनिकतावाद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आधुनिकता औद्योगिकरण के पश्चात उत्पन्न हुआ एक नया विचार है। औद्योगिकरण, पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, ये हमारे इतिहास के कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बाजारीकरण हुआ, साम्राज्यवाद की भावना का विस्तार हुआ और उसका परिणाम हमने 2 विश्व युद्धों के रूप में झेला है। आस्था और विश्वास के स्थान पर तर्क, परलौकिक सुख के स्थान पर इहलौकिक सुख और मनुष्य को संपूर्ण गतिविधियों, चाहे वो साहित्य है, चाहे वो राजनीति है, सबके केंद्र में लाना ही आधुनिकता का प्रमुख आधार है। मानववाद से अभिप्राय है कि मनुष्य को किस प्रकार सुखी बनाया जाए, बस यही इसका लक्ष्य है। इससे पूर्व मनुष्य के सुख की बात नहीं की जाती थी, परलोक की बात की जाती थी, पाप पुण्य की बात की जाती थी, आस्था, धर्म, विश्वास और अंधश्रद्धा की बात की जाती थी। आधुनिकता ने इसको नकारा और विज्ञान के अतिशय विकास ने तर्क को महत्वपूर्ण स्थान दिया और हम मॉडर्न हो गए। मॉडर्न, आधुनिक। विकासशील देशों ने इसी व्यवस्था को अपना लिया। इसी के कुछ समय बाद उत्तर आधुनिकता का जन्म हुआ, जिसे अल्ट्रा मॉडर्न कहा जाता है। आज हम इसी उत्तर आधुनिकता के प्रमुख जो आयाम हैं उनका अध्ययन करेंगे। उत्तर आधुनिकता एक निश्चित विचार या दर्शन से अधिक एक प्रवृत्ति का नाम है। हाँ, इसका अभिप्राय ये है, ये कोई दर्शन, कोई वाद नहीं है, जैसे प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, या दर्शन का अभिप्राय लें जो मार्क्सवाद है या अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववाद और फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है, उस तरीके से ये कोई दर्शन या विचार नहीं है, बल्कि एक प्रवृत्ति है। प्रवृत्तियाँ समय समय पर उभरती और मिटती रहती है। जैसे छायावाद की प्रवृत्तियाँ हैं, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ हैं, इसी प्रकार की एक प्रवृत्ति है, न कि कोई दर्शन या फिलॉसफी है। इस प्रवृत्ति का जन्म 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में हुआ। 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी 1950 के बाद यूरोप में उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म हुआ। आधुनिकतावाद के ये आधुनिकता का ही उत्तर संस्करण है। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता एक सापेक्ष धारणा है। सापेक्ष धारणा का मतलब है कि वो किसी से जुड़ा हुआ है, स्वतः पूर्ण नहीं है, एक अकेला नहीं है। जैसे किसी समय में जो लैंडलाइन के फ़ोन हैं वो मॉडर्न होने की निशानी थे, आधुनिकता का वो प्रतीक थे, लेकिन आज हम उसे इतिहास मानते हैं, अतीत हो गया है वो हमारा। मॉडर्न, अब हम मोबाइल का युग आ गया है। मोबाइल में भी जब कीपैड वाले फ़ोन आए थे तो वो बड़े आधुनिक लग रहे थे, लेकिन आजकल उनको नकार दिया गया है। 2G 3G के बाद 4G आ गया है। इतनी जल्दी आजकल हर जो भी ट्रेंड चेंज होता है उसका समय बहुत, पहले जो 20 वर्षों में जो परिवर्तन आता था, आज वो परिवर्तन 5 वर्षों में आ रहा है। तो आधुनिकता सापेक्ष है। आज जो आधुनिक है वो कल आधुनिक नहीं होगा। उत्तर आधुनिकता इससे आगे की अवधारणा है। अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर आधुनिकता के अलग अलग आयाम हैं, डाइवर्सन्स हैं, किंतु लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी एक मुख्य पहचान यह बनी कि यह आधुनिकता की चेतना के साथ पूर्व आधुनिकता की ओर देखता है। यह आवश्यक नहीं कि पूर्व आधुनिकता की ओर देखने के लिए हमें 15वीं-16वीं शताब्दी में लौटना पड़े। यूरोप को इस पूर्व आधुनिक युग की झलक तृतीय विश्व के अनेक देशों में मिली। तृतीय विश्व के देश से यहाँ क्या अभिप्राय है? वही देश जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के शिकार रहे और पिछड़े थे, जिनको गुलाम बना लिया गया। भारत भी तृतीय विश्व के देशों में शामिल है। भूटान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, जो भी विकासशील देश हैं अब या अविकसित देश हैं, उनको तृतीय विश्व के देश कहा जाता है। पूरी दुनिया को तीन तरह के क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरी दुनिया के देश इनको कहा जाता है। विकसित हैं वो, और विकसित जो देश हैं वो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया में शामिल हैं।
यूरोप को इस पूर्व आधुनिक युग की झलक तृतीय विश्व के अनेक देशों में मिली और साथ ही अंधाधुंध औद्योगिकरण ने यूरोपीय समाज से जो कुछ छीन लिया था उसमें से कुछ को पुनः प्राप्त करने की इच्छा उत्तर आधुनिकता में देख पड़ती है। अंधाधुंध औद्योगिकरण, यूरोप में जो औद्योगिकरण हुआ था वो अंधाधुंध हुआ था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई। कारण स्पष्ट है, कटाफटा समुद्री तट था, कोयले और लोहे की खानें पास पास थी, सस्ते श्रमिक मिल गए चूँकि पहले ही कृषि क्रांति हो चुकी थी। कृषि में मशीन यहाँ गई तो लोग बेरोजगार हो गए, श्रमिक सस्ते मिलने लग गए। कुछ एक ऐसे कारण हुए कि सबसे पहले यूरोप में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, लेकिन उसने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। क्या छीन लिया? उन्होंने परिवारों, संयुक्त परिवार प्रथा को छीन लिया। लोग गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ जाने लग गए। शहरों के बदबूदार गंदे झुग्गी बस्तियों में मजदूरों को रहना पड़ता था और नैतिक बंधन ढीले हो गए, क्योंकि जो लोग नई जगह चले गए उन्हें ये डर ही नहीं था कि कौन हमें जानता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नए वर्गों का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय उसी समय हुआ और मजदूर वर्ग का उदय भी उसी समय हुआ। इससे पहले समाज दो ही वर्गों में बटा था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग चाहे तो जमींदार कह लो, चाहे किसान कह लो। श्रमिक वर्ग का उदय इसी समय हुआ और जो श्रमिक आंदोलन चले, श्रम संगठन बने, वो भी इसी समय। जीवन में जो शांति थी, जो नैतिकता थी, प्रेम भाव था, संयुक्त परिवार प्रथा थी, उसको बहुत नुकसान पहुंचा। उसी को पुनः प्राप्त करने की इच्छा उत्तर आधुनिकता में देख पड़ती है। एक तरह से यह जीवन के हर क्षेत्र में हुई औद्योगिकरण की पैठ के प्रति धनी समाज की प्रतिक्रिया थी। जीवन के हर क्षेत्र में औद्योगिकरण हो गया था, मशीनीकरण हो गया था, तो यूरोप का जो धनी समाज था वो इससे ऊब गया था, तो उसने इसकी प्रतिक्रिया की। औद्योगिकरण की प्रतिक्रिया स्वरूप ही उत्तर आधुनिकता जन्मी। औद्योगिक उत्पादों की एक रूपता ने जीवन में उबाऊ एक रसता ला दी थी। जो उद्योग धंधों से या मशीन से कोई भी चीज़ जब बनती है तो वो चीज़ बिल्कुल एक जैसी होती है, हूबहू एक जैसी होती है। जब ये हाथ से बनी हुई चीज़ में कुछ न कुछ अंतर जरूर रह जाता है। एक तो हम कंप्यूटर से प्रिंट निकालें, 100 प्रिंट निकालेंगे, 100 के 100 पेज एक जैसे आएंगे, लेकिन अगर किसी से हाथ से लिखवाया जाए तो एक ही आदमी अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से लिखेगा। हर आदमी के लिखने का तरीका, राइटिंग, स्पेस देना सब अलग होगा। कोई भी कलाकृतियों के बारे में, कपड़े के बारे में भी ये बात सत्य है। इसीलिए यूरोपीय समाज में गैर औद्योगिक उत्पादों को जमा करने और उपयोग करने का फैशन चल पड़ा। जो धनी वर्ग था उसने क्या किया कि जो गैर औद्योगिक उत्पाद हैं, जैसे कि भारत में उस समय क्या था, बड़ा सूती वस्त्र उद्योग बड़ा विकसित था, हाथ से बनी हुई चीज़ें हमारे यहाँ बहुत अच्छी, हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत उन्नत था। एंटीक आइटमों को इकट्ठा करने की उनमें होड़ लग गई कि हम इस चीज़ों से बोर हो गए। हमारे देश में तो मशीनी कपड़े, मशीन से बनी चीज़ों का क्रेज़ था उस समय। वो इसलिए था कि हमारे पास वैसा साधन उपलब्ध नहीं था, गरीबी थी, मशीन से बनी हुई चीज़ें सस्ती होती हैं। लेकिन धनी वर्ग के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे अलग हटके कुछ हो, ऊब गए थे वो मशीन से बनी हुई चीज़ों की एक रस्ता से। इसलिए उन्होंने पूर्व के देशों की ओर देखा, जो कि उनके उपनिवेश बन गए थे, जहाँ वो सामान बेच और खरीद सकते थे। यही वह प्रवृत्ति है जो वृद्ध या उत्तर पूंजीवादी युग का सांस्कृतिक तर्क बनी। संचार के विकसित साधनों ने एक विश्वग्राम की सी स्थिति पैदा कर दी। पर्यटन के माध्यम से लोग उस पुराने को जानने निकल पड़े जो पश्चिमी देशों में नोस्टेलेजिया के रूप में भी नहीं बचा था। संचार के साधनों, डाक, तार, ट्रेन, इन सब का विकास उसी समय हुआ था। मैकडम ने क्या खोज की थी? सड़क बनाने की पद्धति की खोज थी, तो सड़कों का विकास हुआ, नहरें बन गई, तो यातायात संचार काफ़ी सुगम हो गया। तो उन देशों के लोगों ने, जिनके पास पैसा काफ़ी था, यूरोप के लोग, वे लोग धनी वर्ग विश्व में भ्रमण के लिए निकल पड़े उन चीज़ों को खोजने के लिए जो उनके पास नेस्टोलेजिया के रूप में भी नहीं बचा था। नेस्टोलेजिया का मतलब यहाँ होता है कि याद के रूप में भी नहीं बचा था, यानी आज की जो पीढ़ी है उसने जो हाथ से आटा पीसने की चक्की है उसको नेस्टोलेजिया के रूप में भी नहीं बचा है, न उसका कोई चित्र भले कहीं दिख जाए, बाकी याद में भी नहीं आती हैं वो चीज़ें। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे बचपन में जो आज की पीढ़ी के लिए नेस्टोलेजिया के रूप में भी नहीं बची है, याद भी नहीं है उन्हें उनकी, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया। आज के बच्चे ये कल्पना नहीं कर सकते कि स्टोव से, जो स्टोव होता है केरोसिन से चलने,
उससे कभी खाना बनता था। तो उन लोगों ने ये जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उसकी खोज में वो लोग निकल पड़े। औद्योगिक संस्कृति से उभे हुए लोग ग्रामोद्योगों के उत्पादों की ओर आकर्षित होने लगे। ग्रामोद्योग जो भारत जैसे देशों में काफ़ी विकसित थे, उनकी तरफ औद्योगिक संस्कृति से वो उब गए थे, तो वो उन चीज़ों के उत्पादों की ओर आकर्षित होने लगे। इन उत्पादों में उन्हें सौंदर्य दिखने लगा। इस तरह एक सांस्कृतिक परिवेश का जन्म हुआ जो आधुनिकता की औद्योगिक एक सत्तात्मक संस्कृति से अलग है, किंतु जिसका आधार आधुनिकता की चेतना में है। एक सत्तात्मक यानी एक जैसा, एक सत्ता, उनकी मोनोपोली, एकाधिकार, उससे अलग है। यह उत्तर आधुनिकता संस्कृति एक पक्ष है। उत्तर आधुनिक संस्कृति का ये एक ही पक्ष है। उत्तर आधुनिकता की स्थिति में किसी भी आदर्श या ज्ञान का आधार मानवता की आधुनिक चेतना होती है और यही उसे वैधता प्रदान करती है। ल्योतार ने अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखा है। आधुनिक चेतना, आधुनिकता क्या है? एक चेतना ही है। चेतना के स्तर पर ही वो स्वीकृति है। ल्योतार की पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर आधुनिकता के बारे में। उस पुस्तक का नाम आपको याद करना है एग्ज़ाम के लिए। वो कहते हैं, नॉलेज फाइंड्स इट्स वैलिडिटी नॉट विद इन इटसेल्फ, नॉट इन ए सब्जेक्ट दैट डेवलप्स बाय ऑटोलाइजिंग इट्स लर्निंग पॉसिबिलिटीज, बट इन ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी, मानवता। The principle of the movement emanating the people is not the self-legitimation of knowledge, but the self-grounding of freedom, or if preferred, its self-management. The postmodern conditions, postmodern यानी पोस्ट का अर्थ है उत्तर, मॉडर्न यानी आधुनिक, कंडीशन यानी परिस्थितियाँ हैं, शर्तें। ए रिपोर्ट ऑफ नॉलेज। इस तरह उत्तर आधुनिकता व्यक्ति या सामाजिक इकाइयों की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क करती है। स्वतंत्रता चाहती है उत्तर आधुनिकता, व्यक्ति की भी स्वतंत्रता चाहती है, सामाजिक इकाइयों की भी स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क देती है और साथ ही इस स्वतंत्रता की वैध सीमा भी निर्धारित करती है। पहले की अवधारणा थी कि राष्ट्र के लिए राज्य का, राज्य के लिए गांव का, गांव के लिए व्यक्ति का, और गांव के लिए परिवार का, और परिवार के लिए व्यक्ति का। अगर बलिदान करना पड़े तो कर दो। बात तो अभी भी ये सही है, लेकिन व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं थी, व्यक्ति को कमतर करके आंका जाता था। लेकिन इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता भी है उत्तर आधुनिकतावाद में और सामाजिक इकाइयों की भी है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी वो व्यक्ति के महत्व को मानते हैं आगे, व्यष्टिवादी सोच है, और इसको भी पंक्ति को दे दो। समष्टिवादी सोच भी है कि समाज के लिए अगर अपना बलिदान करना पड़े तो कर दो। नदी के द्वीप, उसमें भी यही बात कही गई है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता दी है ना, इसकी एक वैध सीमा है कि हमारी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता में खलल ना पैदा करे, बस इतनी ही स्वतंत्रता दी गई है। उत्तर आधुनिकता व्यक्ति को विशाल सामाजिक तंत्र का मात्र एक पुर्जा न मानकर उसे एक अस्मितापूर्ण अस्तित्व प्रदान करती है, कि वो एक समाज का एक पुर्जा मात्र नहीं है, उसकी भी एक अस्मिता है, सेल्फ स्टीम है, उसकी कुछ गरिमा है। इस तरह उत्तर आधुनिकता आधुनिकता के पूर्णतावादी रवैया, होलिस्टिक एटीट्यूड का विरोध करती है। पूर्णतावादी रवैया वही कि संपूर्ण के लिए अगर एक का बलिदान करना पड़े, तो वो रवैया नहीं, एक एक पुर्जे का अलग महत्व होता है। आधुनिकता के इस पूर्णतावादी रवैये में विपक्षी और विभिन्न स्वरों के दमन की गुंजाइश है। जैसे आधुनिकता के इस पूर्णतावादी रवैये में विपक्षी और भिन्न स्वरों के दमन की गुंजाइश है, जिसे उत्तर आधुनिकता अस्वीकार करती है। आधुनिकता में जैसे प्राचीनता में क्या था, गैलीलियो ने कहा, अपनी दूरबीन से तारों को देखा और उसने जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए तो लोगों ने उसका विरोध किया। ज्विंगली धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित था, जिसने जो बात कही उसको जिंदा जला दिया गया। कोपरनिकस की बात को नकारा गया। तो मतलब व्यक्ति का उस समय क्या था, महत्व ही नहीं था, विपक्षी रवैयों को दबा दिया जाता था। आधुनिकता में फिर भी छूट मिली, स्वतंत्रता मिली, लेकिन एक स्तर तक विपक्षी और जो भिन्न स्वर है ना, जो हमारी राग में राग नहीं मिलाते, उसको कुचलने की गुंजाइश है। उत्तर आधुनिकता में वो गुंजाइश नहीं है, वो इसको अस्वीकार करती है। लगभग यही भी समाज और ज्ञान की परिस्थितियां हैं जिनके संबंध में उत्तर आधुनिकता के